दोस्तों यह आज की एक सच्ची घटना है दिल्ली पालनपुर की, जिसमें एक 80 से 75 साल का एक बुजुर्ग होता है और 21 से 22 साल की एक जवान लड़की होती है, जो दोनों एक शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अपने हवस की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। हवस की आग तो क्या, एक वो लड़की है जो अपनी मजबूरी में उस बुजुर्ग के पास में जाती है। तो आखिरकार क्या होता है इस दिल्ली की सच्ची घटना में? दरअसल में क्या है कि जो दिल्ली की घटनाएं हैं अपने आप में एक रोचक घटनाएं होती हैं और ये सच्ची कहानी है, जो सुनने में ही बड़ा इंटरेस्ट आता है। सुनने में तो क्या, ये घटित ही ऐसी कुछ होती हैं। तो दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी दिल्ली के पालनपुर के इलाके की मैं आप लोगों को टाइम बर्बाद न करते हुए विस्तार से समझाऊंगा और नॉन स्टॉप आप लोगों को इस कहानी को सुनाने वाला हूं। बहुत सारे भाई हमारे टाइम बर्बाद करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर, इस कहानी के अंदर मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आपको सीधी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम गीता, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी। वो दिल्ली के पालनपुर इलाके में रहने वाली थी। पढ़ाई में मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। पढ़ाई में मतलब पूरी तरह से उसने पढ़ाई कर ली और उसके वो फैमिली वाले, क्योंकि यार शहर में क्या होता है ना कि शहर में सभी बंदे ग्रेजुएट होने के बाद में बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बाद में कमाने का फोकस होता है। लड़की है, जॉब तलाश करती है, लेकिन लड़की को जॉब नहीं मिलती है। आखिरकार एक जॉब मिल ही जाती है एक प्राइवेट कंपनी में। जब उस लड़की को, गीता को, प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है तो उसका समय सुबह 9 बजे से 7 बजे का समय होता है। उसकी जॉब लग जाती है, अच्छी उसको सैलरी मिलने लगती है। प्राइवेट जॉब है तो अपने घर से सुबह जाती है 9 बजे, तकरीबन 8 बजे ही अपने घर से निकल लेती है, क्योंकि उसको सवारी से जाना होता है, बस में जाना होता है, फिर वो अपनी कंपनी में जाती है। तकरीबन महीना गुजर चुका होता है और वो जो एक वहां पर उसी दिल्ली के पालनपुर इलाके के एक, जहां से वो लड़की गुजरती थी, वहां पर एक कॉलोनी थी। उसी कॉलोनी में एक रामनिवास नाम का एक सरकारी जो है कि बैंक मैनेजर रिटायर्ड वहां पर रहता था। वो मकान में अकेला रहता था, उसके लड़के कहीं और रहते थे, उसके पास में अच्छा पैसा था। उस लड़की को वो रोज देखता था कि यहां से कोई लड़की रोज जाती है, और लड़की है जो काफी खूबसूरत लड़की थी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी। तो रोज उसी के मकान से आगे के उसी कॉलोनी में होते हुए वो लड़की रोज जाया करती थी। तो वो लड़का है, वो यानी वो राम निवास है, उसकी नीयत बिगड़ जाती है और एक दिन वहीं से वो कॉलोनी में होते हुए गीता जाती है, बस स्टॉप पर जाकर रुक जाती है और जो राम निवास है वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। उस टाइम उस लड़की का दिमाग है कुछ टेंशन में होता है, कुछ मतलब सस्पेंस था उसके दिमाग में। तो वहां पर स्टैंड पर खड़ी थी, तो उसी के पीछे वो बुजुर्ग था, वो चला जाता है रामनिवास, उससे बातें करने की कोशिश करता है। कहता है कि आज तुम मतलब कुछ टेंशन सी में लग रही हो, बताओ क्या बात है। वो कहती है, मतलब उसकी उम्र का लिहाज करते हुए वो लड़की है उसको इनकार करना गवारा नहीं मानती है, लेकिन वो कहती है कि आखिर मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र का है, मुझे इसे पता देनी चाहिए, मतलब फालतू बकवास नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लड़का जवान होता तो उससे कुछ कहती भी, लेकिन कहती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है अंकल जी, इसमें आप क्यों मतलब मुझसे पूछ रहे हैं और क्या कहना, ये हमारी एक पर्सनल मैटर है, इसी वजह से बस मेरा दिमाग खराब है। लेकिन वो कहता है कि देखिए मेरी कोई मतलब लड़की नहीं है, तो आप यूं ही मान लीजिए। तो आप ऐसा करें, साथ में यानी यहीं पर साइड में एक कॉफी शॉप है, यहाँ पर आप आ जाएं। मतलब अपनी इस तरह से वो इतनी अच्छी बातें करता है कि लड़की उसकी बातों में आकर उसके साथ में कॉफी शॉप में चली जाती है। कॉफी के लिए इनवाइट करता है, चाय मंगा लेता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लड़की से कहता है कि तुम कहाँ जाती हो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या तुम्हारा फैमिली मैटर है, कुछ ऐसे लड़की से पूरी बातें पूछता है। लड़की पूरी बातें बता देती है, लेकिन बातें बताने के बाद में रामनिवास उस लड़की से कहता है कि देखिए मैं एक गवर्नमेंट रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा सकता हूं, जिससे तुम्हारा घर परिवार का खर्च, तुम्हारा परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। लेकिन लड़की शुरू में उसकी बातों पर जो कि भरोसा नहीं करती है, लेकिन वो बातें ही ऐसी करने लगा था, इतना मोटिवेशन देने लगा कि लड़की उसकी बातों में आ गई और उससे ने कहा कि चलो कोई बात नहीं अंकल जी, आप मुझे अब ये बताएं कि मुझे ये नौकरी मिलेगी कैसे, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मतलब जितनी इंटेलिजेंट लड़कियां होती हैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरी किस्मत में कहाँ सरकारी नौकरी। लेकिन वो उसका भरोसा दिलाता है कि देखिए मेरे हिसाब से मैं एक सरकारी गवर्नमेंट हूँ, मेरे हिसाब से मैं आपको जॉब दिला दूंगा, बस आप कह दीजिए कि हाँ मुझे आप दिला दीजिए।
कहती है चलो कोई बात नहीं, मुझे आप जॉब दिला दीजिए। लेकिन वो लड़की से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कल मुझे डॉक्यूमेंट्स अपने ला कर दे देना, मैं तुम्हारी जॉब की बातें करूंगा। अगले दिन डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, उसी कॉफी शॉप में दोनों मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स उसको दे देती है रामनिवास को। रामनिवास कहता है कि तुम्हारी जॉब पक्की है, तुमने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन इसमें कुछ पैसे लगेंगे। कहती है कि मेरे पास में तो अंकल जी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं पैसे आपको कहां से दूं, मैं मिडिल फैमिली से हूं, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूं। लेकिन वो कहता है कि देखिए अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो ये तो नामुमकिन है तुम्हारी जॉब लगना, लेकिन कुछ खर्च तो इसमें आएगा ही। लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी खर्च तुम्हारा आएगा उस खर्च को मैं देने के लिए तैयार हूं। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 कितना भी आए मैं उस खर्च को दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। कहती है कि बताइए क्या काम। लड़की झिझक जाती है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे पास में रात को मेरे रूम पर आना होगा, मेरे घर में आना होगा और मुझसे संबंध बनाने होंगे, शारीरिक संबंध। लड़की बिल्कुल मना कर देती है। लड़की कहती है कि नहीं, ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगी, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम सिर्फ इसी के लिए मुझे यहाँ पर बहका कर लाए हो। लेकिन वो कहता है रामनिवास कि चलो कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी, मैं किस बेस पर तुमको जॉब दिलाऊं, तुम्हारे पास में पैसे भी नहीं है, तुम ये काम भी नहीं कर सकती, तो मैं कैसे तुमको जॉब दिला सकता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना भी 10-5 लाख जितना भी तुम्हारा खर्चा आएगा, मैं तुमको ये गारंटी देता हूं कि तुम्हारी मैं सरकारी जॉब लगाकर ही छोड़ूंगा, लेकिन तुमको यही काम करना होगा। लड़की मान जाती है। लड़की कहती है कि चलो कोई बात नहीं। लड़की मजबूर लड़की थी, उसकी बात को मान लेती है। उसके पास घर पर आती है शाम को किसी बहाने से और उसके शारीरिक संबंध बनाने लगती है। टाइम गुजरता जाता है, इसी तरह से चलते हैं, लेकिन लड़की को बकाते बकाते तकरीबन 1 साल हो चुका था, अभी तक उसको जॉब नहीं दिलाई उसने। कहता है कि अभी वैकेंसी नहीं निकली, दफ्तर में आज ये काम हो गया है, आज वो काम हो गया है। इसी तरह से 1 साल से ज़्यादा गुजर चुके थे और लड़की को वो कुछ, जब लड़की की जॉब भी छूट जाती है, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है वहां से भी लड़की को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही वो रोज का काम बन चुका था उसका, रामनिवास का, गीता के साथ में जो शारीरिक संबंध बनाने का। और वो लड़की जब उसकी जॉब भी छूट चुकी थी प्राइवेट कंपनी से, तो उस लड़की को कुछ वो पैसे देने लग गया था कि इससे तुम्हारा गुजारा कर लो। लड़की इसी तरह से आती रही, लेकिन संबंध बनाते रहे और ऐसे ही दोनों का काम चलता रहा। लेकिन लड़की तो मजबूरी में उसके पास में आती थी। एक दिन उस गीता के दिमाग में आता है कि ये बूढ़ा मेरे को सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही मुझको ये झांसे में लाया है, ये मुझको जॉब दिलाने वाला नहीं है। लड़की के दिमाग में आखिर 1 साल बाद में ये बात आती है और फिर से वो जो कि रामनिवास है उस गीता को कॉल करता है, कहता है कि तुम रूम पर आ जाओ। लेकिन लड़की है गीता मना करती है कि नहीं, मैं रूम पर नहीं आऊंगी, सिर्फ तुम मेरा मौके का फ़ायदा उठा रहे हो, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, तुम मुझको जॉब कभी भी दिलाने वाले नहीं हो, अब मैं यह काम हरगिज़ नहीं करूंगी। लेकिन किसी तरह से रामनिवास गीता को बहला फुसला कर अपने रूम पर फिर से बुला लेता है। जब वो कहती है, मना करती है पूरी तरह से, तो रामनिवास अपने फ़ोन को निकालता है। फ़ोन को निकालकर गैलरी को ओपन करके उसको एक वीडियो दिखाता है, जिसमें उस रामनिवास और गीता की शारीरिक नग्न अवस्था में एक वीडियो बनाई हुई थी, जो उसने कैमरे को छिपाकर उस लड़की की वीडियो बना ली, जिसको देखकर लड़की बेबस हो चुकी थी। लड़की के दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन आ चुकी थी, पूरी तरह से लड़की डिप्रेशन में गई थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। कहता है कि तुम्हारी वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम इसी तरह से मेरे पास में रोज आओ और ये काम करती रहो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि फिर तुम्हारे साथ में हो जाएगा क्या। लेकिन गीता को अपनी बदनामी का डर था, अपनी फैमिली वालों का डर था, इज्जतदार घर से थी। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, फिर से वो उसके साथ में काम करने लगती है। लेकिन लड़की गीता के दिमाग में एक दिन फिर से वो बुलाता है, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। मार्केट जाती है, मार्केट जाने के बाद में एक तेज धार वाला चाकू खरीद कर लाती है। जब उसके रूम पर जाती है, रामनिवास का फिर से वही काम, संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब संबंध बनाने के टाइम पर आता है तो गीता उस चाकू को निकालकर उसकी गर्दन पर वार करती है, तो उसकी गर्दन अलग हो जाती है, तड़पता है वहीं पर। तो गीता अपने कपड़ों को पहनती है, पहनकर निकलने लगती है, उसको वहीं पर छोड़कर, नग्न अवस्था में छोड़कर जाती है। तो वहां पर एक एलईडी पर नजर पड़ती है। जब एलईडी को वो उठाकर अपने रूम पर ले जाती है, तो रामनिवास की लड़की का उस रामनिवास के पास में कॉल आता है कि, लेकिन रामनिवास है वो अपनी बच्ची का कॉल ही नहीं उठाता है, क्योंकि वो तो दुनिया में ही नहीं है। जब रामनिवास फोन नहीं उठाता है तो उसकी लड़की एक रीमा नाम की थी,
वो उसके रूम पर जाती है, क्योंकि नज़दीक ही था। रूम पर जाती है तो रूम का दरवाज़ा खुला है, अंदर जाकर देखती है तो नग्न अवस्था में उसका पिताजी पड़ा हुआ है। चीखने चिल्लाने लगती है। अड़ोस पड़ोस वाले सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में सब आश्चर्यचकित होते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस सोचते ही देखते ही पुलिस जान जाती है कि 100% ये लड़की का मामला है, क्योंकि नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, इस तरह से उसका मामला था। तो पुलिस उसके घर को छानबीन करने लगती है, लेकिन कोई सुराग वहां से नहीं मिलता है। तो सीसीटीवी कैमरे को, उस कॉलोनी में जो कैमरे लगे हुए थे सीसीटीवी, उनको खंगालती है। जब उनको खंगालती है तो सीसीटीवी कैमरे में उसके घर से निकलती हुई एक एलईडी को ले जाती हुई एक लड़की भागती हुई नजर आ रही है। तो उस लड़की की जो कि पकड़ने में पुलिस जुट जाती है। बहुत जल्द उस लड़की को पुलिस अपनी हिरासत में, कस्टडी में ले लेती है। जब पुलिस उसे पकड़ लेती है तो पुलिस के लंबे हाथ होते हैं कानून के, तो उस लड़की से पूछताछ करती है। तो लड़की पहले ही पकड़ते ही लड़की पूरा मामला बता देती है कि ये मेरा शारीरिक शोषण कर रहा था, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, मेरे घर वालों को मारने की धमकियां दे रहा था। इसने मुझे, मैं कंपनी में जाती, मुझे इसने गवर्नमेंट जॉब दिलाने का झांसा दिया और मेरे साथ में ये शारीरिक संबंध बनाने लगा, मेरा शोषण करने लगा। पुलिस पूछती है कि तुम्हें कुछ अफसोस है तो तुमने ये काम किया है, ये कांड किया है, मर्डर किया है। लड़की कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर वालों को मारने की, मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद करने की, मेरे साथ में रोज ये शारीरिक शोषण बनाता रहा, तो मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ तकरीबन 1.5 साल से गलत कर रहा है और ऐसे ही मुझे झांसा दिलाता रहा। तो लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया है। लड़की जेल की, जो कि कस्टडी, पुलिस कस्टडी में है। तय कोर्ट करेगा कि इसको सजा सुनानी है या इसको इज्जत बरी करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि लड़की को इज्जत बरी करना चाहिए, लड़की को सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि मामला एक मर्डर का है। तो दोस्तों, मैं अपनी उन बहनों से भी गुजारिश करूंगा, उन माताओं से भी गुजारिश करूंगा कि जो मेरी माताएं और बहनें, लड़की इतनी, औरतें इतनी नादान होती हैं कि किसी के भी बहकावे में बहुत जल्द आ जाती हैं। तो आप लोग अनजान व्यक्ति के ऐसे बहकावे में न आए। आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसे बहकावों में ना आए। इस वीडियो को आगे तक जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों को इसी तरह से झांसा दिलाकर फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। बस आप होशियार रहिए, अपने घर पर रहिए, अच्छे से रहिए। अगर बाहर भी कहीं आप जाते हैं तो अपने घर वाले किसी परिवार को अच्छे से लेकर के जाएं, उसके साथ में ही जाएं, ना कि अकेले जाएं। तो इस कहानी, आपको ये कहानी कैसी लगी, कहानी को बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को आगे तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।